Now I would like to invite Professor Rajneesh Shukla ji to enlighten us on this. Organizing secretary, sir, will systematically introduce you, and then you are supposed to speak. Thank you, sir. भारतीय दर्शन एवं संस्कृति की अक्षुण्ण परंपरा के संवाहक के रूप में आपकी प्रतिष्ठा है। प्रोफेसर रजनीश शुक्ला सर भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सदस्य सचिव पद पर कार्यरत रहे हैं। आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में तुलनात्मक दर्शन और धर्म के प्रोफेसर तथा माननीय राष्ट्रपति द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कोर्ट के नामांकित सदस्य भी हैं। आप नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के वाराणसी क्षेत्र के सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। आपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से स्नातक और परास्नातक की उपाधि एवं BHU से दर्शन शास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की है। आपने 7 पुस्तकें लिखी और 100 से ज्यादा शोध पत्र आलेख देश और विदेश के विभिन्न शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपने कुल सचिव कार्यकारी परिषद के सदस्य और निदेशक कॉलेज विकास परिषद अन्य कई महत्वपूर्ण पदों में विश्वविद्यालय में आपने सेवाएं दी हैं और आपने उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के स्नातक स्तर के राष्ट्र गौरव नामक एक अनिवार्य कार्यक्रम को तैयार करने में योगदान दिया है। आपका बायोडाटा बहुत लंबा है सर, और यदि मैं ये पढ़ती रही तो पूरा सेशन इसी में निकल जाएगा। मेरा निवेदन सर आपसे संगठन सचिव के कुछ कहने के बाद मैं 2 शब्द प्रोफेसर शुक्ला के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि उनके साथ बैठ कर के मुझे सीखने का मौका मिला है। कुछ विभूतियाँ ऐसी होती हैं, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनको बायो प्रोफाइल में समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसी ही विभूति, ऐसा ही व्यक्तित्व प्रोफेसर शुक्ला हैं, जिनका बायोडाटा देखेंगे, बायो प्रोफाइल देखेंगे तो लगेगा कि असीमता की एक पराकाष्ठा है, और वो पराकाष्ठा भी ऐसी कि एक आदमी एक पद पर काम करते हुए किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में अपना असीम योगदान करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा व्यक्तित्व, जैसे मेरे जैसा आदमी, जिसके पास कुछ ज्यादा कार्य होते हैं तो थकान महसूस करता है, पर मैं प्रोफेसर शुक्ला के बारे में बता दूं कि उनके चेहरे पर वही मुस्कान रहती है। यद्यपि वो बहुत बार ऐसा कई बार इरिटेशन होता है जब फोन पर वार्ता नहीं हो पाती है, लेकिन जब काम की बात होती है तो तुरंत मैसेज आ जाता है और कहते हैं कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। सर, आपको पाकर के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ, यद्यपि मैंने कहा शब्द सीमित हैं, क्योंकि कई बार शब्दों की भी अपनी सीमाएं होती हैं और आपके व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना संभव नहीं है, इसलिए शब्दों में बिना बांधे बगैर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें आलोकित करें इस विषय पर। प्रोफेसर शुक्ला। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट करें सर। शुक्ला सर। जी मैं अनम्यूट हो गया। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस अंतर्राष्ट्रीय संविमर्श में मुझे हिस्सा लेना है, ऐसा निर्देश प्रोफेसर अग्रवाल से जब प्राप्त हुआ तभी से मैं मानसिक रूप से तैयार था। हाँ, वाचिक रूप से थोड़ा कंजूस हूं बोलने में, इसलिए उसको उस रूप में शायद संप्रेषित नहीं कर सका था, और प्रोफेसर अग्रवाल को लगा था कि मैं कुछ टाल मटोल कर रहा हूं, जो संभव नहीं है उनके कहने के बाद। मेरी इस छोटे सी टिप्पणी के साथ मैं प्रारंभ करता हूं। संविमर्श में उपस्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के माननीय कुलपति प्रोफेसर बीके सिंह जी, कोटा के प्राक्तन कुलपति प्रोफेसर दसौरा, मेरी अग्रजा, और बहुत कुछ सीखा है हमने जिनसे। बुद्धिस्ट इंडिक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीरजा गुप्ता। अभी अंततः वस्तुतः इस सेमिनार को जिससे दिशा प्राप्त होगी वह कीनोट एड्रेस हमको मिलने वाला है।
भारतीय विद्या, अनुवाद, भाषा, भाषा विज्ञान, व्याकरण और उसके साथ भारत की शास्त्रीय परंपरा में ज्ञान के विकास के आधुनिक भारत में शलाका पुरुष के रूप में स्वीकृत आचार्य कपिल कपूर जी। मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है कि मैं तो बहुभाषी व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए इस विषय पर ठीक ठीक ढंग से क्या कह पाऊंगा, थोड़ी कठिनाई है, पर उस कठिनाई से पार पाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जरूर महत्वपूर्ण है कि अमृत महोत्सव में इस दिशा में सोचा जाना एक महत्वपूर्ण बात तो है, और विशेष करके 21वीं शताब्दी की जो भारत की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से हमें अपने पिछले 250 वर्षों के इतिहास को आजादी के अमृत महोत्सव के व्याज से याद करना महत्वपूर्ण है। और 250 वर्षों के इतिहास को याद करते हैं तो वस्तुतः 250 वर्ष एक विशेष प्रकार के यूरोप के और भारत के इनकाउंटर के वर्ष है। कॉलोनियल अप्रोच रही, हम शासित थे, वो शासक थे, ये एक परिवर्तन 250 वर्षों में आया था। और 250 वर्षों में एक परिवर्तन और आया है। अभी मैं थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया की वो भाषाएं कौन सी हैं जिसमें सर्वाधिक अनुवाद हो रहा है, या जिन भाषाओं से सर्वाधिक अनुवाद हो रहा है। सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज के रूप में प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं। और मुझे यह जान करके थोड़ा दुख जरूर हुआ कि भारत की कोई भी भाषा पहली 20 भाषाओं में हिस्सा नहीं लेती है, न तो सोर्स लैंग्वेज के रूप में, न तो टारगेट लैंग्वेज के रूप में। तो ये बात जब कही जा रही है कि 250 वर्षों में हमने दुनिया के साथ ज्ञान के क्षेत्र में जबरदस्त इनकाउंटर किया है, समझा है और संप्रेषित किया है, तो आज की स्थिति तो बड़ी अजीब सी लग रही है। ऐसे में निश्चित रूप से जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत की आजादी के आंदोलन में अनुवाद का क्या प्रभाव रहा है, किस प्रकार से अनुवाद ने इसमें सकारात्मक या नकारात्मक जिस किस्म की भी भूमिका रही है, कॉलोनियल स्टेट को मजबूत करने के लिए, इंपीरियलिज्म को मजबूत करने के लिए कोई भूमिका निभाई हो, या इंपीरियलिज्म को कमजोर करने के लिए कोई भूमिका निभाई हो, भारत में आजादी की प्रेरणा देने की दृष्टि से कोई भूमिका निभाई हो, भारतीय संदर्भों में ज्ञान विज्ञान के नवोन्मेष की दृष्टि से भूमिका निभाई हो, या यूरोप को इमिटेट करने की गति को तेज किया हो, इन सब का मूल्यांकन निश्चित रूप से आवश्यक है। इसलिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 1498 और 1498 के बाद भारत को दो अलग अलग हिस्सों में देखने की एक दृष्टि तो बनती है। 1498 वास्को डी गामा का भारत में पहुंचना, वो एक जगह है जहां यूरोप किस रूप में भारत को देख रहा था, इसको पहले समझा जाएगा, तब अनुवाद की प्रवृत्तियों को समझा जा सकता है। अनुवाद ने क्या असर डाला है संपूर्ण भारतीय परिदृश्य में, इसको समझा जा सकता है। जब 1498 में वास्को डी गामा आया था तो वो दो प्रमुख चिट्ठियां लेकर के आया था, एक अरबिक में थी और एक पुर्तगीज में थी। अब पुर्तगीज और अरबिक की इन दोनों चिट्ठियों में, अरबिक में जो चिट्ठी लिखी गई थी वो चिट्ठी एम्परर ऑफ इंडिया के नाम थी, भारत के बादशाह के नाम थी। और पुर्तगीज में जो चिट्ठी लिखी गई थी वो जॉन एपेस्टल के नाम थी, द लास्ट एपेस्टल। गायब हो गया, खो गया, और जिसकी खोज में यूरोप के विभिन्न देशों ने, विशेष करके पुर्तगीज ने, पूरे यूरोप से पूर्वी हिस्से को खोजने का संकल्प लिया था। उसी को पश्चिम की ओर स्पेन खोज रहा था, पूरब की ओर पुर्तगाल खोज रहा था।
लेकिन वो खोज रहे थे, जॉन एपेस्टल को खोज रहे थे मसालों को, खोज रहे थे मसालों को इसलिए कि अरबों ने टर्की पर जब प्रभुत्व स्थापित कर लिया और बाजार पर, यूरोप के बाजारों का जो गेटवे था, उस गेटवे पर उनका नियंत्रण हो गया, यूरोप में चीजें महंगी होने लगी, तो मार्को पोलो के बताए हुए रास्ते के बजाय अब उन्हें एक नए रास्ते की जरूरत थी। अभी तक यूरोप और भारत के बीच का जो व्यापार हो रहा था, उस व्यापार में अरबिक लोग मध्यस्थ की भूमिका में थे और टर्की वह स्थान था जहां पर दोनों ही देशों के व्यापारी मिला करते थे, तो स्वाभाविक तौर पर उसके बीच संवाद की भाषा अरबिक ज्यादा रही। इसलिए उनको लगता था कि भारत में अरबिक बोली जाने वाली, समझी जाने वाली, व्यवहार की जाने वाली भाषा है। अतः भारतीय भाषाओं से ग्रीक में अनुवाद के पुराने उद्धरण प्राप्त होते हैं। जिस समय भगवान बुद्ध यहाँ पर मोमेंटरिज्म की बात कर रहे थे, क्षणभंगवाद की बात कर रहे थे, मोमेंटिनेस की वही अवधारणा हेराक्लिटस ग्रीक फिलॉसफी में प्रस्तुत कर रहा था और वही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। पाइथागोरस जिस किस्म की फिलोसफी और जिस किस्म के ऑर्डर की बात कर रहा है, ऑर्डर की बात कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है, और जिस प्रकार की जीवन प्रणाली स्थापित कर रहा है अपने सन्यासियों के लिए, वह भारत से कॉपी की हुई, भारत से अनुदित की हुई जीवन प्रणाली है। लेकिन बीच का कालखंड एक ऐसा है जिस कालखंड में अरबों के माध्यम से भारत को जाना जा रहा था, भारत को समझा जा रहा था, भारतीय व्यापार चल रहा था। इसलिए 1498 के पूर्व की परिस्थितियां और 1498 में वास्को डी गामा के आगमन के बाद की परिस्थितियां या 1757 के बाद की परिस्थितियों का मूल्यांकन करना वस्तुतः भारत के आज की चैलेंजेस को समझने की दृष्टि से आवश्यक है, और मुझे लगता है इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अनुवाद का बहुत महत्व है। आज अनुवाद के बिना दुनिया चल नहीं सकती है। भारत बहुभाषिक देश है, अनुवाद की आवश्यकता, ये चीजें तो महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी राष्ट्र की निर्मिति में, किसी राष्ट्र के जीवन लक्ष्य के निर्धारण में, किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता में भी अनुवाद की भूमिका हो सकती है। इसको किस रूप में समझा जाए, या किसी देश को गुलाम कराने में भी अनुवाद की भूमिका हो सकती है। भाषा इन दृष्टियों से किस प्रकार से भूमिका निर्वहन करती है, इसका मूल्यांकन करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूं। वस्तुतः सबसे पहले हम अनुवाद को अपनी भाव और भाषा में देखना चाहते हैं। अनुवाद है क्या? तो जैमिनी इंटरप्रिटेशन का पहला शास्त्र दुनिया में स्थापित करते हैं। ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन को अलग नहीं किया जा सकता। ईच एंड एवरी ट्रांसलेशन इज इंटरप्रिटेशन, एंड ईच एंड एवरी इंटरप्रिटेशन विदाउट ट्रांसलेटिंग द आइडियाज इज अ मिस इंटरप्रिटेशन। तो ट्रांसलेशन की दृष्टि से, इंटरप्रिटेशन की दृष्टि से जो पहला सिद्धांत जैमिनी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें अनुवाद को परिभाषित करते हैं। ज्ञातस्य कथनम अनुवादम। तो जो ज्ञात है उसको फिर से कह रहे हैं तो अनुवाद है। यानी अनुवाद में भाषा नहीं महत्वपूर्ण होती है, ज्ञात का मैनिफेस्टेशन महत्वपूर्ण होता है। और जब मैनिफेस्ट करते हैं किसी ज्ञात को, तो उसमें इंटरप्रिटेशन आता है। इसको आगे फिर मीमांसा परंपरा में व्याख्यायित करते हुए कहा गया, प्राप्तस्य पुनः कथनम अनुवादम। जो प्राप्त है, विच acquired, which is perceived, which is known, reiterating, renouncing and reinterpretation of that is अनुवाद। ट्रांसलेशन भी इसी बात को कहता है। ट्रांसलेशन का तात्पर्य, जब कल्चरल ट्रांसलेशन में आएंगे तो हमें समझ में आएगा कि सिर्फ भाषांतर अनुवाद नहीं है, अपितु किस प्रकार से संस्कृतियां एक से दूसरे में संक्रमित होती हुई मानव जीवन को बदलती है, यह बात समझ में आएगी। अनुवृत्तिर अनुवाद, इमिटेट करना,
अनुगमन करना, पीछे की ओर चलना अनुवाद है। अब इस दृष्टि से हम 18वीं शताब्दी में अनुवाद की प्रवृत्ति का प्रारंभ तो देख सकते हैं। तब कोई कह सकता है कि जो पहला अनुवाद का उदाहरण प्राप्त होता है भारत के अंदर, प्रिंटिंग पहली अनुवाद की जो होती है, वह पहली अनुवाद की प्रिंटिंग बैप्टिस्ट प्रेस रामपुर से जो न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद हुआ है वह है। और उसके कुछ दिनों बाद फिर ओल्ड टेस्टामेंट का भी अनुवाद हुआ। ये दोनों अनुवाद प्रथमतः संस्कृत में हुए। मैं ये जहां बार बार इस बात को कहूंगा, संस्कृत में करने के पीछे अनुवाद का कारण क्या था। वहां बाइबल उनके सामने महत्वपूर्ण रूप से इस थी कि वह उसके मीनिंग में कोई डिफरेंस, परिवर्तन ना आए। हर्मेनेटिक की प्रणाली भारतीय भाषाओं में उस प्रकार से लागू भी नहीं हो सकती थी कि वो टेक्स्ट की रक्षा कर सके। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि हम बाइबल का ट्रांसलेशन सबसे पहले संस्कृत में करेंगे और उसके बाद से भारतीय भाषाओं में बाइबल के ट्रांसलेशन की परंपरा प्रारंभ हो गई, जिसमें संस्कृत ट्रांसलेशन को भारत के अंदर अनुवाद करते हुए सोर्स लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया। एक दूसरी भी अनुवाद की परंपरा दिखाई देती है, वह 1791 में राजकीय संस्कृत पाठशाला, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना के बाद है। और उसमें नोवम ऑर्गेनम का ट्रांसलेशन हुआ, उसमें एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का ट्रांसलेशन हुआ, उसमें द मेथड्स का ट्रांसलेशन हुआ। और इस प्रकार से एक फिलोसॉफिकल बुक्स के भी ट्रांसलेशन का कार्य, यूरोपियन फिलोसफी के, मॉडर्न यूरोपियन फिलोसफी के टेक्स्ट के ट्रांसलेशन का भी कार्य प्रारंभ हुआ। इसके पीछे को भी ध्यान देना पड़ेगा कि यह क्यों किया जा रहा था। तब तक यूरोपीय दार्शनिक चिंतन की भारतीय समाज में कोई जगह नहीं बन पाई थी और भारतीय दार्शनिक चिंतन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि यूरोप का जो दार्शनिक चिंतन है वह कुछ योगदान भी कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट फेज, जिसमें यूरोप के फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, क्लासिकल लिटरेचर के ट्रांसलेशन की बात आती है। यह कहा जा सकता है कि विलियम जोन्स ने जो ट्रांसलेशन किया संस्कृत से, उस ट्रांसलेशन के कारण से अभिज्ञान शाकुंतल का एक ट्रांसलेशन के लिटरेरी ट्रांसलेशन की भी परंपरा पड़ी। परंतु वह अनुवाद भारत को समझने का, भारत को प्रभावित करने का या भारत को परिवर्तित करने का अनुवाद नहीं था। देखिए, लंबा इतिहास उसका भी दिखाई देता है। परंतु बाइबल का संस्कृत में आना 1860 में भारतीय दर्शनों के रेफुटेशन के लिए उसी बैप्टिस्ट प्रेस से षड्दर्शन दर्पण किताब का आना, जिसमें यूरोपियन अप्रोच से भारतीय दर्शनों का खंडन किया गया, रेफुटेशन किया गया, उसका आना, यह ट्रांसलेशन की वास्तविक प्रवृत्ति को प्रस्तुत कर रहा है कि किस दिशा में अनुवाद चल रहा था। अनुवाद की योजनाएं क्या थी, और ये योजनाएं वस्तुतः भारतीय समाज की जो दृष्टि थी उसके साथ सातत्य न बिठा करके किस प्रकार से विक्षोभ को उत्पन्न करती है। धीरे धीरे एक अनुवाद की ऐसी परंपरा विकसित होती है जिसमें गॉफ इत्यादि ने एक बड़ा अनुवाद फिलोसॉफिकल टेक्स्ट का किया, ग्रिफिथ ने वाल्मीकि रामायण का किया, और एक अनुवाद की श्रृंखला प्रारंभ हुई। महाभारत के भी बड़े हिस्से के ट्रांसलेशन के प्रयास प्रारंभ हुए। यह वो समय था जब
वस्तुतः ब्रिटिशर्स भारत को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। इस समझने को भी दो हिस्सों में बांट करके देखना पड़ेगा। अनुवाद की गति 1835 के बाद तेज होती है, लेकिन भारत को समझने के लिए उन्होंने 1791 से लेकर के 1828 तक विविध प्रकार के यत्न किए। उस यत्न में विलियम विलफोर्स बिल भी है, जिसका भारत में के ज्ञान संसार पर एक बड़ा असर है। और उसमें यह भी है कि किस भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को भारत में चलने देना चाहिए कि नहीं, भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रचार होना चाहिए कि नहीं, भारत में संस्कृत शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे खर्च करने चाहिए कि नहीं, भारत में क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए जाने वाले पृष्ठ को भारतीय भाषाएं सिखाने की व्यवस्था क्या होगी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को किस अप्रोच के साथ भारतीय भाषाएं सिखाई जाएंगी। और इन सारे कामों को करने के लिए वस्तुतः भारतीय वाङ्मय का यूरोप की भाषाओं में, विशेषतः अंग्रेजी में अनुवाद अपेक्षित था। यह कार्य प्रारंभ हुआ। अर्थात तो अगर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड को हम देखें, कॉलोनी पीरियड को हम जब देखते हैं, तो एक बात ध्यान में आती है कि ब्रिटिशर्स ने एक प्लान के अंदर अपने चश्मे से भारत को समझा जा सके, भारत को इंटरप्रेट किया जा सके और भारत को यूरोप के बरवक्स कल्चरली ट्रांसलेट किया जा सके, इसके यत्न प्रारंभ किए थे। यह अलग बात है कि इस पूरे यत्न के बीच जब अभिज्ञान शाकुंतल का जर्मन ट्रांसलेशन होता है, गोते जैसा कोई कवि उस पर मोहित हो उठता है। गेटे के बाद एक परंपरा उस दृष्टि से भी भारतीय साहित्य को देखने की विकसित हुई थी। यह अलग बात है कि नोवम ऑर्गेनम का ट्रांसलेशन होता है और भारत के अंदर विज्ञान की एक नई परंपरा का श्री गणेश वैसे ही हो जाता है जैसे यूरोप में हुआ था। और यह भारतीय विज्ञान की परंपरा का निषेध करते हुए नहीं है, जैसा यूरोप में पूर्ववर्ती विज्ञान की परंपराओं का निषेध करते हुए नोवम ऑर्गेनम के उदय के बाद एक नए प्रकार के तर्कशास्त्र का उदय हुआ था। ऐसा नहीं होता है, अपितु भारत के अंदर नोवम ऑर्गेनम के ट्रांसलेशन का असर यह होता है कि भारत में पॉजिटिव साइंसेज के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रति और भारतीय विज्ञान के सिद्धांतों के आलोक में भारत को समझने के यत्न प्रारंभ। दूसरी तरफ इस इनकाउंटर का परिणाम क्या हुआ? जो राज्य ने शिक्षा व्यवस्था को अपने कब्जे में लिया, यह तय कर दिया कि वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में जो पढ़ना लिखना है, पढ़ाई लिखाई है ही नहीं है। ब्रितानी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी सरकार, ये जो वर्नाक्युलर में पढ़े हैं, भारतीय भाषाओं में पढ़े लिखे हैं, इनको कोई नौकरी नहीं देगी। और 1835 के बाद एक नए किस्म का संसार विकसित हुआ, जिनको कल्चरली ट्रांसलेट करने की, यूरोप के बरबक्स बनाने की कोशिश हुई और एक प्रकार की कंडीशनिंग हुई। पश्चिम से आ रहे पूरे ज्ञान का उपयोग एक पश्चिम सा मानस बनाने की दृष्टि से भी हुआ। पर यह दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का पहले बैच का स्नातक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, जो आनंद मठ लिख करके भारत के स्वातंत्र आंदोलन को एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तो देते ही हैं, एक भावात्मक आवेग भी देते हैं। और आनंद मठ से प्रभावित होकर के किस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन भारत में बढ़ा, इसको समझने की जरूरत है। और उसमें निश्चित रूप से संघर्ष के, आंदोलन के, स्वतंत्रता प्राप्ति के, प्रतिरोध के जो तरीके प्रस्तुत किए गए हैं वो भारतीय तरीके तो नहीं है, क्योंकि भारत को लंबे समय तक इस प्रकार से तरीके से प्रतिरोध करना आता ही नहीं था।
इस्लामिक इन्वेजन के दिनों में भी हमने प्रतिरोध के अपने तरीके लाए, स्थान स्थान पर लड़े। दिल्ली पर कब्जा भले हो गया हो, भारत के जन पर कब्जा नहीं हुआ था, भारत की देशी रियासतों पर कब्जा नहीं हुआ था, भारत की परंपराओं पर कब्जा नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स ने एक योजना बनाई कि किस प्रकार से मनमानस को गुलाम बनाना है। ट्रांसलेशन ने इस दृष्टि से दोनों ही भूमिकाएं निर्मित की। मनमानस को गुलाम बनाने की गति को तेज करने के दिशा में अनुवाद आगे बढ़ा है। तो मनमानस की आजादी का रास्ता कैसे निकलेगा और उसमें दुनिया भर में जो स्वतंत्रता के प्रयोग हुए हैं, उन प्रयोगों को किस प्रकार से भारत के स्वातंत्र आंदोलन में सम्मिलित किया जा सकता था, इसका भी रास्ता। और यह 19वीं शताब्दी में तेज हुआ है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया वो किताब है जिस किताब ने पहली बार यूरोप के समाज वैज्ञानिक प्रविधि के अंतर्गत भारत को किस प्रकार से गुलामी के दिनों में दारिद्र्य की ओर ढकेला गया है, उसको प्रस्तुत करने वाली किताब है। यह भारत के यथार्थ को, भारत के अर्थशास्त्र को, भारत के समाज शास्त्र को यूरोप के लोगों में एक सोशियोलॉजिकल सोशल ट्रांसलेशन और लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन दोनों दृष्टियों से समझे जाने की जरूरत है। शायद हिंद स्वराज्य अगर की हम बात कर रहे हैं, अभी नीरजा जी ने उसको सामने रखा था, और वो ट्रांसलेशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि गांधी ने मूल भी लिखा, गुजराती में लिखा, अपनी मातृभाषा में लिखा, पर फिर गांधी ने उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसी को अनुवाद करने को नहीं दिया, बहुत सारे उनके सहयोगी थे, और गांधी स्वीकार भी करते हैं उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है कि उस किताब का अनुवाद कर सकते, लेकिन उन्हें यह डर भी है दूसरा अनुवाद करेगा तो अर्थ के संसार से उसका परिचय न होने के कारण से, सिर्फ भाषा के संसार और अर्थों के सतही परिचय के कारण से उस अनुवाद में गलती आएगी। और जिन कारणों को उन्होंने, जिन परिस्थितियों को उन्होंने अपने प्रीफेस में लिखा भी है, और भी कारण थे। गुजराती प्रतिबंधित हुई, अंग्रेजी कभी प्रतिबंधित नहीं हुई। कोई तो बात होगी, दोनों के अर्थ संसार अलग अलग बन रहे होंगे, या अर्थ संसार में अंतर न होने के बाद भी एक अर्थ संसार ब्रिटिशर्स को समझ में आ रहा था, एक अर्थ संसार ब्रिटिशर्स को नहीं समझ में आ रहा था, तो स्वराज और सुराज का अर्थ उनको कोई खतरनाक क्रांति जैसी लगी होगी। लेकिन इन सब के बीच यूरोप के साहित्य के अनुवाद और उस अनुवाद के आधार पर बने हुए बोध, भारतीय साहित्य के अनुवाद और उस अनुवाद के आधार पर बने हुए बोध ने हिंद स्वराज्य की निर्मिति में अभूतपूर्व योगदान किया है। यह गीतांजलि में भी दिखेगा। जब वीर सावरकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 ये लिख रहे हैं, तो उन्हें यूरोप की इतिहास लेखन की सभी प्रविधियों का बोध है। और तब तक वो भी संस्कृत के इतने गंभीर अध्येता नहीं थे कि भारत के इतिहास लेखन की, भारतीय इतिहास लेखन की प्रविधियों का उनको बोध होता। लेकिन जो अनुवाद के अंदर भारतीय इतिहास ग्रंथों से प्राप्त था, उन सबको उन्होंने प्राप्त किया था। उनको समेकित करते हुए भारत के संदर्भ में एक ऐसी किताब लिखी जो भारत के आजादी के आंदोलन के लिए भगवत गीता के बाद सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली, सर्वाधिक प्रेरित करने वाली किताब के रूप में है। तो दूसरी तरफ इस कल्चरल लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन और क्रॉस कल्चरल इनकाउंटर थ्रू ट्रांसलेशंस को समझने का दूसरा तरीका भी है। हम उसको बियनसील के रास्ते से भी समझेंगे, हम उसे बीसी राय के रास्ते से समझेंगे, हमें उसे जगदीश चंद्र बसु के रास्ते से समझना पड़ेगा। हम सिर्फ गीतांजलि और गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर किस प्रकार से भारतीय मनमानस को यूरोप में प्रस्तुत करने का काम अनुवाद से हुआ है, इससे बात समझ में नहीं आएगी। हमें यह समझ में आएगा कि भारत में जो पारंपरिक विज्ञान की दृष्टि थी,
भारत में जो पारंपरिक जीवन प्रणाली थी, भारत में पारंपरिक बोध की प्रणाली थी, राजनीति की प्रणाली थी, गणतंत्र और लोकतंत्र की व्यवस्थाएं थी, इकोनॉमी थी, पॉलिटी थी, उनको एक तरफ यूरोप को यूरोप के चश्मे से देखने का यत्न विलियम जोन्स से लेकर के और लंबे समय तक, विशेष करके 1920-21 तक एक तरफ राजाश्रय के बीच चलता रहा, दूसरी तरफ से उस राजाश्रय के बीच शिक्षा प्राप्त कर रहे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जो अनुवाद उनके द्वारा प्रस्तुत हुआ था उस अनुवाद को सामने रख करके उसको इनकाउंटर करने की कोशिश की। लेकिन इस बीच गलतियां भी हुई हैं जिन्होंने भारतीय समाज को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने में समस्याएं पैदा की। हमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जो फिलोसॉफिकल सिस्टम था, अगर दुनिया में कोई समाज दार्शनिक अवधारणाओं पर जी रहा समाज था, इसलिए ज्ञान का समाज था, तो वो भारतीय समाज था। उसकी दार्शनिक अवधारणाओं को बद्ध अवधारणाएं, क्लोज सिस्टम, बंद अवधारणाएं या मृत अवधारणाओं के रूप में प्रस्तुत करने के यत्न भी ट्रांसलेशन ने किया। सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट में जो भारतीय वाङ्मय का, भारतीय क्लासिकल का अनुवाद हुआ, उस अनुवाद ने बहुत सारी समस्याओं को पैदा किया। उसके अर्थ खोलने की दृष्टि से फिर एक नए किस्म से अनुवाद और इंटरप्रिटेशन का काम प्रारंभ हुआ था। वो विवेकानंद ने वेदांत के नए इंटरप्रिटेशन के साथ प्रस्तुत किया और बाद में रामकृष्ण मिशन के माध्यम से इंडियन क्लासिकल्स के ट्रांसलेशन का एक नया रास्ता दिखाया और सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट में जो प्रकाशित था उनके भी ट्रांसलेशन प्रस्तुत किए उन्होंने। तो दूसरी सब तिलक जैसे लोग दिखाई देते हैं, अरविंद जैसे लोग दिखाई देते हैं जो वेदों को रीइंटरप्रेट करते हैं और कॉलोनियल माइंडसेट को झकझोरने के लिए भारतीय संदर्भों में यूरोपीय भाषा में किस प्रकार से अनुवाद करके भारत की सभ्यता दृष्टि को और भारत यूरोपीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पढ़े लिखे भारतीय समाज को उसकी जड़ों पर खड़ा किया जा सकता है, उसके मूल अधिष्ठान पर खड़ा किया जा सकता है, इसके यत्न किए। और इसका परिणाम रहा है कि यह प्रयास 1835 से जो प्रारंभ हुआ था भारत को यूरोप के बर्बक संस्कृति और सभ्यता के क्षेत्र में बना करके लंबे समय तक गुलाम रखने का, वो बहुत लंबा नहीं चला। 1857 में नए परिवर्तनों के बाद जब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ब्रितानी व्यवस्था प्रवेश करती है, उसके बाद से तो कुल 90 वर्ष ही वो चल सके, जिसके आधार पर हजारों हजार वर्ष चलना चाहते थे। इसको समझना, इसमें अनुवादों का दोनों ही तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका रहा। अनुवादों का दोनों तरीका क्यों महत्वपूर्ण तरीका रहा है? तो एक तरफ भारत को समझने में उन्होंने जो कोशिशें की और भारत को बदलने के लिए जो व्यवस्थाएं खड़ी की, वह कल्चरल ट्रांसलेशन को ठीक ढंग से न समझ पाने के कारण के से हुई उनकी गलतियां भी थी। दूसरी तरफ दुनिया भर में स्वतंत्रता के लिए युद्ध चल रहे थे, यूरोप में एकीकरण के और राष्ट्रवाद के विविध प्रारूप चल रहे थे। लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म चल रहा था, रिलीजियस नेशनलिज्म चल रहा था, जियोग्राफिकल नेशनलिज्म चल रहा था, जियो कल्चरल नेशनलिज्म चल रहा था, स्टेट नेशन अवधारणा विकसित हो रही थी। ये विविध प्रकार के नेशनलिज्म के जो प्रारूप हो रहे थे, इनके बीच भारत को एक विशिष्ट प्रकार की उनकी जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म थी, जियो कल्चरल नेशनलिज्म थी, जो न तो लैंग्वेज पर आधारित थी, न तो केवल कल्चर पर आधारित थी, न तो केवल ज्योग्राफी पर आधारित थी, न केवल सिर्फ लोकोत्तरता पर आधारित थी, न केवल सिर्फ लौकिकता पर आधारित थी, अपितु इन सबके भी जो श्रेष्ठतम है उनको स्वीकार करने वाली जो प्रणाली थी, उससे भी उस यूरोप के द्वारा हो रहे ट्रांसलेशन से परिचय हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में
भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया किस प्रकार से बदल रही है, उपभोक्ता दृष्टियां किस प्रकार से बदल रही हैं, उत्पादन प्रणाली किस प्रकार से बदल रही है, इसकी भी समझ विकसित हुई। और उनके बीच भारत को अपनी जीवन प्रणाली, अपनी दृष्टि, अपना राष्ट्र, अपनी स्वतंत्रता, स्वबोध और गांधी के शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया को त्राण देने वाली सभ्यता हिंदुस्तान से किस प्रकार से दी जा सकती है, इसके प्रस्तुतिकरण में और भारतीय जनमानस के जागरण में ये दोनों ही तरफ से जो अनुवाद हुआ था, सभी प्रकार से जो अनुवाद हुआ था, जो कल्चरल ट्रांसलेशन हुआ था, जो लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन हुआ था, इन दोनों ही ट्रांसलेशंस का एक महान योगदान दिखाई देता है। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मैं अगर इसका विस्तार करूंगा तो एक तो गलतियां भी करूंगा, दूसरा जो मुझे संकेतित किया था प्रोफेसर अग्रवाल ने कि 1 बजे के करीब प्रोफेसर कपिल कपूर जी हम सबसे जुड़ने वाले हैं, तो उनको भी बाधित करूंगा। इसका ध्यान रखते हुए प्रोफेसर अग्रवाल को और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह जी को अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय में मेरे जैसे व्यक्ति को बात कहने का अवसर दिया और मुख्य अतिथि के रूप में बात करने का अवसर दिया, जो इस पूरी परंपरा के साथ, इस पूरी चिंतन प्रणाली के साथ उस प्रकार से सुसंगत नहीं हो पाता है जैसा होना चाहिए था। इस निवेदन के साथ आप सबको मुझे सुना, आपने इसके लिए धन्यवाद देता हूं और हम सब अब शीघ्र ही प्रोफेसर कपिल कपूर को सुनेंगे। Professor Shukla, thank you so much. My huge gratitude to you. I know your preoccupations, but despite that, you accepted our invitation and decided to be amongst us. Sir, the fundamentals that you have given during the course of the lecture, they will go a long way in setting the tone of this webinar. The fundamentals that you taught us during the whole discourse that was delivered, interpretation of the manifested is translation, has almost become a motto of this conference, sir. We are grateful to you. And the way you talked about the cultural linguistic translation and the translation, cross-cultural translation, sir, I would like to wind up your observations with a discussion that I have come across in Gandhi's book. Gandhi, Mahadev Desai, when he was translating Gandhi's autobiography, he was in a dilemma, which word I should make use of. जब वो मेरे सत्य के साथ प्रयोग, तो उनके साथ डिलेमा ये था, मैं एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ करूं कि विद ट्रूथ करूं। लेकिन उनको ये ध्यान में था कि अब मैं ऑफ ट्रूथ करता हूं तो सत्य को के साथ परीक्षण हो ही नहीं सकते हैं, सत्य तो अपने आप ही प्रयोगित होता है। इसलिए उन्होंने ग्रामर के साथ एक्यूरेसी नहीं कर जो आप बता रहे थे, अनुवाद के साथ एक्यूरेसी की, जिससे कि भावनात्मक संप्रेषण अनुवाद का समाज तक पहुंच सके। We are really grateful to you, sir, and look forward to many more sessions. I do hope that you will continue to oblige us in the coming sessions also, as you promised. At least in the valedictory session, you would be with us. Thank you so much for that.